तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम राजी में। आईएएस की क्लास है, आईएएस जीके के लिए। लेकिन आईएएस की क्लास होने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, आप लोग अक्सर ये कहते सुनते होंगे एक दूसरे को कि मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा आधा नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया, मैंने मेंस लिखा लेकिन मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, या बीपीडीओ में मेरा इतना, वनडे में मेरा इतने नंबर से रह गया, एसएससी में मेरा इतने नंबर से रह गया। ये इतने नंबर से क्यों रह रहा है? या आप मेंस तो दे रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, स्टेट पीसीएस का हो, या लोअर समरी टाइप के एग्ज़ाम हो, या आरओ टाइप का एग्ज़ाम हो जिसमें मेंस होता है। इंटरव्यू कॉल होती है आपकी इंटरव्यू कॉल होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, या प्रॉपर आप आईएएस या आईपीएस या आईआरएस टाइप की जो वैकेंसीज हैं वो आपको नहीं मिल रही हैं। दिक्कत यह है कि आप टॉपिक को या सब्जेक्ट को गहराई से नहीं समझ रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं, है ना। गैस वर्क काम कर रहा है आपका। कॉन्सेप्ट को पढ़िए। कॉन्सेप्ट को जब आप समझेंगे तो न केवल आपको वनडे एग्ज़ाम या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, या जिसे आप पीटी कह सकते हैं, प्री एग्ज़ाम, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, बल्कि जब उसको आप मेंस में लिखने जाएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग आज से ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएं, हम जो भी टॉपिक पढ़ाएं किसी भी सब्जेक्ट का, वो इस तरह से पढ़ाएं कि उसके बाद आप चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दें या कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दें, चाहे प्री एग्ज़ाम दें या मेंस दें, यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी आपको उसमें सहारा मिलेगा। तो मेरे सामने बोर्ड है, ये लेसन प्लान है मेरा। लेसन प्लान मैंने इसलिए बना रखा है कि आपको अलग से नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, यही आपके लिए नोट्स का काम करेगा। दूसरी बात यह है कि एक फ़्लो बनी रहेगी, मैं कहीं भटकूंगा नहीं। और तीसरी बात यह है कि जो जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको कुछ गलत बताता चलूँ। तो सारी चीज़ें मैंने सामने लिख रखी हैं, एक के बाद एक इस पर डिस्कस कर सकेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी में प्रिम्बल या प्रस्तावना को लेकर के, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को लेकर के है। उसमें क्या है प्रस्तावना, उससे पहले उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव किस तरह से हमारे संविधान का और हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रिम्बल है, उसका आधार बना, और प्रिम्बल की क्या भूमिका है या इसका क्या महत्व है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं और क्या इसकी मेरिट्स हैं, इनके बारे में सब बात करेंगे हम लोग हैं। तो समय गंवाए बिना शुरू कर लेते हैं आगे। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पहले से जुड़े हुए हैं, अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जहाँ पर भी आपको सुझाव देना हो कोई, तो उसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको फॉलो करता हूँ। ओके, तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिखा है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव सभी लोग जानते हैं, जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी शुरू किया है, उनको मैं बता दूँ कि हमारी कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा बनी। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लिए एक संविधान बनाना, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे भी संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, तो भारत के लिए एक संविधान बनाना है, ठीक है। संविधान सभा के चुनाव हुए, क्या हुए, कैसे, मैं पिछली वीडियो में इन सब चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, संविधान की मांग कहाँ से हुई, फिर संविधान सभा की मांग कहाँ से हुई, फिर कौन सा एक रॉयल कमीशन था जिसने कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले, पुरानी वीडियो में, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, सब मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हर टॉपिक के थंबनेल पे लिख रखा है, ठीक है। इसके अलावा आप सर्च करेंगे संविधान सभा यूनिक आईएएस एकेडमी, वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल उद्देश्य प्रस्ताव क्या है कि जब संविधान सभा की बैठक शुरू हुई तो उसके तीसरे सेशन में, संविधान सभा के तीसरे सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोजल रखा कि भाई आइए हम संविधान बनाने का काम शुरू करते हैं। जैसे आजकल होता है ना, संसद में कानून बनाते हैं तो प्रस्ताव रखा जाता है। जैसे आजकल काफ़ी चर्चा में है क्या, बहुत से संसद सदस्यों का निलंबन हुआ है, वो कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनका संसद सत्र से निलंबन हो गया, सस्पेंशन हो गया। तो इसके लिए बाकायदा जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव पर जो चेयरपर्सन है उन्होंने वोटिंग कराई कि जो इसके फेवर में हैं वो यस बोले और जो इसके फेवर में नहीं है वो नो बोले। किसके? उनके निलंबन के प्रस्ताव का। तो अब संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि भाई फला फला सदस्यों को सस्पेंड कर दिया जाए। सदन ने उसका अनुमोदन कर दिया, यानी उसको मान लिया कि हाँ भाई इन लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, तो सस्पेंड हो गए। उसी तरह से जब हमारा संविधान बनाने का काम शुरू हुआ संविधान सभा में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था कि हमारे यहाँ बैठने का मकसद क्या है। मकसद क्या है? संविधान बनाना। उसी को कहा गया था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जब पास हो गया तो यहीं से संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम अपना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। एम मोशन या उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब मकसद क्या हमारा? मकसद हमारा संविधान बनाना है। तो ऐसे ही नहीं आए हो बैठे हो चलो काम शुरू हो गया ना, बाकायदा उसके लिए प्रपोजल रखा गया। उस प्रपोजल को संविधान सभा ने पास कर दिया कि ठीक है भाई ये बातें जो हैं सही हैं और हम आगे अपना संविधान बनाने का काम शुरू करते हैं।
तो अब आपसे पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। और ये किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान सभा ने इसको पास कर दिया, इसे स्वीकार कर लिया। कब? 22 जनवरी 1947 को। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछेगा, ये डेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब उद्देश्य प्रस्ताव किस तरह से प्रस्तावना का, संविधान का और मूल अधिकारों का आधार बना, उसको जानने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या। जैसे कि तो थोड़ा सा इधर को ले आएंगे, कैमरा को हल्का सा घुमा देंगे ताकि मैं भी दिखता रहूं, बोर्ड भी दिखता रहे। ठीक है, चलिए, ठीक हो रहा है। तो उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ पर इसकी खास बातें क्या थी, खास बिंदु क्या थे उद्देश्य प्रस्ताव के, आप लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, है ना। आप लोग इतने ध्यान से सुनेंगे कि आपको ये दोबारा वीडियो देखनी ना पड़े, जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है ना। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, आपको ये दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और अलग से नोट्स लिखने की ज़रूरत भी ना पड़े, आप स्क्रीनशॉट से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन नोट्स को किस तरह से शॉर्ट में समराइज़ करेंगे। मैं आपको उसका तरीका बताऊँगा कि आप इन नोट्स को किस तरह से इन शॉर्ट समराइज़ करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो इसकी खास बातें क्या थी? उन्होंने कहा कि पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों के हितों की रक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आप देखो ना, संविधान में, मूल अधिकार में भी और भी कई जगहों पर हम लोग देखते हैं कि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित और आदिवासी हैं, उनके हितों की रक्षा की जाएगी, है ना। तो उनके हितों की रक्षा के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं। ओबीसी, देखिए, ओबीसी के कल्याण के लिए ओबीसी आयोग है, SC ST आयोग है, ठीक है ना, अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यकों की धर्म, संस्कृति, लिपि, भाषा या जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए, या सरकार उसमें जो है गैर ज़रूरी दखलंदाजी ना करे, इसकी देखभाल के लिए बहुत सारे प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो आप वही देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा उसमें पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों के हितों की रक्षा की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय गणतंत्र, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में ही गणतंत्र हमें कह दिया गया। गणतंत्र की आगे व्याख्या भी करूंगा। जैसे बहुत से लोग गणतंत्र क्या है, तो गणतंत्र ऐसी व्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, ऐसा देश जहां का मुखिया जनता खुद चुनती है, और न केवल खुद चुनती है बल्कि जनता को उसे हटाने का अधिकार भी होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, तो भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष समझ लें, इनडायरेक्टली माने अप्रत्यक्ष, यानी कि जो रास्ता आपको सीधे दिखाई ना दे रहा हो उसे आप अप्रत्यक्ष कहते हैं। कैसे अप्रत्यक्ष? हम लोग MLA MP चुनते हैं, MLA MP आगे जाकर के प्रेसिडेंट को या राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष तरीका है, लेकिन हम ही लोग चुनते हैं एक्चुअली। तो ये जो व्यवस्था है इसे हम रिपब्लिक या गणतंत्र कहते हैं, आप लोग जानते हो। तो उद्देश्य प्रस्ताव में ही हमें गणतंत्र कह दिया गया। भारतीय गणतंत्र व उसके समस्त भूभाग व संप्रभुता की रक्षा। संप्रभुता समझते हैं, माने जिस हमारे ऊपर हमारा बॉस कोई नहीं है ना, हम खुद मुख्तार हैं ना। सॉवरिन, इंग्लिश में इसको सॉवरिन कहते हैं। एक उर्दू का शब्द है खुद मुख्तार, इसको बड़ी अच्छी तरह से इसकी व्याख्या कर सकता है। खुद मुख्तार यानी कि अपने निर्णय लेने में जो व्यक्ति स्वतंत्र हो, जिस पर किसी तरह का कोई भी दबाव ना हो, उसे आप खुद मुख्तार, सॉवरिन या संप्रभु कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, किसके अनुसार करेंगे? हम भारतीय गणतंत्र यानी कि अपने देश की और उसके सारे भूभाग की, यहाँ तक कि जल, थल, नभ तीनों की संप्रभुता की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार करेंगे। देखिए उसी समय ना 1945 में UNO अस्तित्व में आ चुका था, आपको पता ही है। UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आ चुका था। और UNO का मकसद क्या था? UNO को बनाने का मकसद क्या था कि भविष्य में वार ना हो, तीसरा विश्व युद्ध ना हो, और दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच या संगठनों के बीच या गुटों के बीच जो भी झगड़े हों, जो भी संघर्ष हों, वो बातचीत के द्वारा हल हो सकें, शांतिपूर्ण तरीके से हल हो सकें। UNO का मुख्य मकसद ये था कि दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाना, है ना। कैसे बचेंगे? उसके लिए हम जो है कानून बना रहे हैं। हम सभ्य हैं, अब हम सभ्य समाज में आ गए, सभ्य देश हैं, सभ्य देशों के सभ्य कानून हैं, सिविलाइज कानून हैं। किसी पे हमने किसी तरह कोई दबाव, झगड़ा, टंटा नहीं करना है ना। तो उन्हीं कानूनों को हम मानेंगे। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में ही हम एक तरह से घोषणा कर रहे हैं। हालांकि 1945 में भारत जो था, भारत चूंकि उस समय इंग्लैंड का हिस्सा था, तो सवाल आता है ना कि वर्ल्ड बैंक का, IMF का और UNO का भारत जो है संस्थापक सदस्य है, बात सही है। लेकिन उस समय हम जो थे ब्रिटिश कॉलोनी थे, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो इन सभी का फाउंडर मेंबर ब्रिटेन भी था, तो ऑटोमेटिकली हम भी इनके फाउंडर मेंबर हो गए थे। तो हम देखें अभी भी हम UNO के चार्टर में यहीं से हम भरोसा जाहिर कर रहे हैं जब कह रहे हैं कि सब हम जो है सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार ये काम करेंगे। अपनी संप्रभुता की रक्षा किसके अनुसार करेंगे? सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है ये राज्य विश्व शांति तथा मानव के कल्याण तथा उन्नति में संपूर्ण और स्वैच्छिक योगदान देगा। यानी कि हम अपनी इच्छा से, किसी के दबाव के से नहीं, हम अपनी इच्छा से दुनिया में पीस,
यानी कि शांति और लोगों की भलाई करने में अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, वही राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत आए ना आर्टिकल 51 में कि भारत का जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। तो आप देखें ना वो चीज़ उद्देश्य प्रस्ताव में आ गई, समझ रहे ना मेरी बात, वो चीज़ उद्देश्य प्रस्ताव में ही आ गई है। ओके, भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा। जैसे प्रस्तावना की शुरुआती लाइनें हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो देखा आप उद्देश्य प्रस्ताव में वही बात कही गई है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा। हालांकि समाजवादी शब्द 42वें संशोधन से आया, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो आप देखें ये जो चीज़ देख रहे हैं ना आप, जो हमारा नेचर है, हमारे देश का जो नेचर यानी कि राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप है वो यहाँ आ गया है ना। और हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा, उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। ठीक है ना। और हमारा देश, हमारे देश में जो अलग अलग विविधताएं आप देख रहे हैं ना, विविधताएं हमारे यहाँ पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, दलित भी हैं, विविधताओं का देश है ना। तो उनको हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी न केवल सुरक्षा होगी बल्कि आपके साथ न्याय भी किया जाएगा, समझ रहे ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव में इन चीज़ों की गारंटी दी जा रही है। ओके, जैसे आजकल ना वो अभी एमपी और राजस्थान वगैरह में चुनाव हुआ था, तो मीडिया में कैंपेन में एक नारा रहा था, ये मोदी की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार भाषणों में भी कहा कि भाई देखो ये हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। कहने का मतलब क्या है कि लोगों से हम वादा कर रहे हैं, मोदी गारंटी का मतलब हम वादा कर रहे हैं। तो उसी तरह से आप देखें उद्देश्य प्रस्ताव के थ्रू संविधान सभा जो है भारत के लोगों को गारंटी दे रही है ना, कि हम लोग ये करेंगे। और ये चीज़ें अभी ज़रूरी भी थी, क्यों? क्योंकि भारत अभी पूरी तरह से एक थोड़ी हुआ था, बहुत सारी देसी रियासतें जो थी वो अलग थी, है ना, वो अलग होना चाह रही थी, बहुत से समूह जो थे वो अलग होना चाह रहे थे। तो हम उनको गारंटी दे रहे थे कि आप जो है परेशान ना हो। जैसे आजकल नारा चल रहा है ना, ये मोदी की गारंटी है प्रधानमंत्री जी के नाम पर, तो उसी तरह का ये नारा था। ठीक है साहब, आगे चलें। तो अब आगे लिखा ब्रिटिश भारत देसी रियासतें और उनके बाहर के क्षेत्र जो मिलना चाहें सबको मिला करके एक संघ बनेगा। अब ब्रिटिश भारत आप लोग जानते हैं, आप पता है ना, अंग्रेजों ने एक तरह से सन 1803 तक आते आते पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। जो बची खुची रियासतें थी वो 1817 में तीसरे एंग्लो मराठा वार के बाद इकट्ठी हो गई थी, है ना। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने बहुत सारी देसी रियासतों को आज़ाद छोड़ दिया था। कईयों पे तो कब्जा नहीं किया, कईयों पे कब्जा किया, कब्जा करने के बाद उन्हें आज़ाद छोड़ दिया, उनको उनका राज्य लौटा दिया। अब जैसे आप देखें हमारे यहाँ उत्तराखंड में टिहरी रियासत थी, तो टिहरी रियासत पर नेपाल ने कब्जा कर लिया था। नेपाल को भगाने के एवज में अंग्रेजों ने आधी टिहरी रियासत ले ली थी। आधी टिहरी रियासत जो थी राजा सुदर्शन शाह को दे दी थी। इसके अलावा आपके पड़ोस में ही रामपुर मुरादाबाद की रियासतें, बिजनौर की रियासतें, छोटी बड़ी कई सारी रियासतें थी, जिसमें सबसे बड़ी जो देसी रियासत थी वो हैदराबाद की रियासत थी। आप लोग जानते हैं ना, हैदराबाद रियासत, टिहरी रियासत, ये बहुत बड़ी रियासतें थी। इसके अलावा राजपूताना में बहुत सारे देसी नवाब राजा महाराजा थे, है ना। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, वो है ना एक फेमस फिल्म एक्टर सैफ अली खान, तो आपने एक फिल्म देखी ना एनिमल, खुबारा के एनिमल फिल्म की जो शूटिंग हुई है उसमें रणबीर कपूर का जो घर दिखाया गया है वो पटौदी हाउस दिखाया गया। तो पटौदी रियासत थी, तो इनके जो दादा या इनके पूर्वज जो हैं वो नवाब रहे हैं, पटौदी के नवाब या पटौदी के महाराजा। तो इन्हें हम कहते थे नेटिव किंग्स या देसी राजा या देसी नरेश या देसी नवाब। तो अंग्रेजों ने इनमें से कुछ को जीता, हड़प लिया, कुछ को लौटा दिया, और कुछ ने जो है एक तरह सरेंडर कर दिया कि भाई आप हम पे कब्जा नहीं कीजिए, लेकिन हम हमेशा आपके दोस्त बने रहेंगे, हमेशा ही अंग्रेजों के अधीनस्थ बने रहे। लेकिन जब अब भारत आज़ाद होने लगा तो इनमें से बहुत सारी रियासतें ये कह रही, कोई कह रहा हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कोई कह रहा हम भारत के साथ जाएंगे, कोई रियासत कह रही है कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर रियासत जो थी वो कह रही है हम अपना अलग जो है कि स्वतंत्र देश बनाएंगे, है ना। हैदराबाद अपना अलग स्वतंत्र देश बनाना चाह रहा था, समझ रहे हैं। तो ये जो थी सारी की सारी देसी रियासतें थी, तो इनको अपने साथ लाना था। तो साथ लाने के लिए हमने कहा कि ब्रिटिश भारत के क्षेत्र यानी कि वो इलाके भारत के जिन पर अंग्रेजों का सीधा राज था उसे हम कहते थे ब्रिटिश भारत। देसी रियासतें और इनके बाहर भी जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो हमारे देश से बाहर के भी जो क्षेत्र हैं, हमसे मिलना चाहें, हमारे साथ आना चाहें तो हमारे संघ में मिल सकते हैं, ठीक है ना। भारत को क्या कहा गया है? संघ कहा गया। और लगे हाथ बताता चलूँ, संघ का मतलब क्या है? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहाँ पर दो सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। दोनों ही शक्ति जो पाती हैं संविधान से पाती हैं, और दोनों मिलजुल करके अब पूरे देश के कल्याण के लिए काम करती हैं, ठीक है ना। इनमें आपस में कोई संघर्ष, कोई झगड़ा, कोई टकराव ना हो, इसके लिए क्या होता है, संविधान में इन दोनों के कामों का बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन हमारा जो संघ है इसी तरह का संघ है, लेकिन हमारे संघ में किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। और संघ में एकता और शांति बनाए रखने के लिए, भारत की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, भारत की संप्रभुता को, खुद मुख्तारी को बनाए रखने के लिए केंद्र को कुछ ज़्यादा अधिकार दिए गए, है ना। ये भारत का संघ है ना। डी.डी. बसु ने कहा है ना, भारत का एक संघ जो है वो नए प्रकार का संघ है ना।
तो खैर, तो हमने कहा कि भाई आप जो हैं मिल सकते हो और इसको मिला करके एक संघ बनेगा। ओके, स्वतंत्र व संप्रभुता संपन्न भारत व इसके अंदर, ठीक है ना, वह इसके अंदर सभी घटकों की शोध कौन होगा? जनता हो। उसने कहा उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत क्या होगा? स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा। न केवल भारत बल्कि इसके अंदर जो घटक समझ रहे, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद है, लोकसभा, राज्यसभा है, जो भी घटक है इसके अंदर, जिनके पास भी शक्ति है किसी काम को करने की, जिनके पास भी शक्ति है, भाई सरकारें हैं। अब आप देखो ना, जिला पंचायत, स्थानीय पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब सरकारी तो हैं, ये है ना। तो उसी ने उद्देश्य प्रस्ताव में कहा है कि स्वतंत्र व संप्रभु संपन्न भारत व इसके अंदर सभी घटक जो कुछ भी है, जिनके पास भी शक्ति है, उनका स्रोत क्या होगा? जनता, भारत की जनता। तभी कहा गया संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में, हम भारत के लोग। ओके, तो आप देखेंगे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी ने एक तरह से एक लब्बो लुभाव दे दिया, सारांश दे दिया, समरी दे दी है, किसकी? संविधान की, प्रस्तावना की। अभी इसी उद्देश्य प्रस्ताव की आगे और व्याख्या की गई है प्रस्तावना में, और प्रस्तावना की आगे संपूर्ण व्याख्या की गई है हमारे संविधान में। ठीक है ना, चलें आगे। ठीक है, अब भारत के सभी लोगों को, आगे और बात कर रहे हैं कि भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक न्याय, कानून के सामने समानता, विचार, विश्वास, धर्म, पूजा, व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी। जो चीज़ें आगे आप प्रस्तावना और मूल अधिकारों में कह रहे हैं ना, जो फंडामेंटल राइट्स और प्रिम्बल में आगे कह रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव में उसको अलग से लिखा गया है कि भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक न्याय। देखें, प्रस्तावना में एक चीज़ और आ गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पर राजनीतिक न्याय की बात नहीं की गई है। कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो लाइट रह गई है, कोई बात नहीं, हम भूल गए उसको ऑन करना, अब कर देते हैं, कोई बात नहीं। आज उसका ध्यान नहीं रहा, एक ज़माने बाद आज रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई। आप लोगों का एग्ज़ाम था, 4-5 दिन का हमने ब्रेक लिया है। लास्ट सैटरडे को आखिरी रिकॉर्डिंग की है ना, लास्ट सैटरडे नाइट 12 बजे आखिरी रिकॉर्डिंग की है, तो 4-5 दिन हो गए ना अब यहाँ पर, तो अंदाज़ा रह गया कौन सी लाइट ऑन है कौन सी ऑफ है। कोई नहीं, पर्याप्त लाइट थी, अब और बढ़ गई है। आगे चले आप इशारा कर रही ना, मैं तो क्या इशारा कर रहे हैं, लाइट है गई, कोई बात नहीं। तो कहाँ थे? तो अभी आप प्रस्तावना में देखें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और यहाँ पर बात की गई है सामाजिक, आर्थिक न्याय, कानून के सामने समानता, है ना, विधि के समक्ष समता, वही कानून के सामने समानता, विचार, विश्वास, धर्म, पूजा और व्यवसाय, व्यवसाय माने रोजगार, इसको करने की आज़ादी होगी। तो ये था साहब उद्देश्य प्रस्ताव, एक तरह से हमारे संविधान का सार है ना। इसी के बाद हमारा संविधान जो है बनना शुरू हुआ। ठीक है, आगे चलें। अब प्रस्तावना को मैंने सारा यहाँ पर लिखा था, हमारी जो प्रिम्बल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिम्बल या प्रस्तावना है, उस सबको मैंने आगे डिटेल में रख रखा है, और मैं एक एक लाइन को पढ़ता चलूँगा और पढ़ने के साथ साथ उसको डिफाइन भी करता चलूँगा। मैं 1 मिनट का टी ब्रेक ले लूँ, इसको रोक दीजिए। तो यहाँ लिखा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, बहुत सारी बातें आगे आगे प्रस्तावना। एक तो आपको प्रिम्बल ही पूरी रटी होनी चाहिए, सारी की सारी प्रिम्बल जो है वो आपको रटी होनी चाहिए। अब एक एक लाइन को मैं डिस्कस करूंगा आपसे। हम भारत के लोग, शुरुआत जो हो रही है प्रस्तावना की यहाँ से हो रही है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है? लाओ मुझे लो। हम भारत के लोग का मतलब क्या है कि संप्रभुता, संप्रभुता समझ लें, यानी कि खुद मुख्तारी, यानी कि हमारी पावर, यानी कि हमारी संप्रभुता, हमारी शक्ति, उसका सोर्स या उसका स्रोत क्या है? जनता है। ठीक है ना, ठीक है ना। हम भारत के लोग, संविधान का स्रोत क्या है? जनता। संसद का, सरकार के सभी घटकों का स्रोत क्या है? जनता। ये जनता के अधिकार, संविधान बना कौन रहा है? भारत की जनता। ठीक है ना। ये जो शब्द है ना, हम भारत के लोग, हालांकि ये लिया गया यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वो शुरू होता है इस लाइन से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया नहीं, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसी तरह से इंग्लिश वर्जन हमारा जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, या हिंदी में हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है। हमारी संविधान की जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? संप्रभुता जो है जनता में बसती है। संविधान का, सरकार की शक्ति का जो स्रोत है वो जनता है। संविधान किसका परिणाम है? जनता के अधिकारों का परिणाम है। ठीक है ना। हम भारत के लोग
ठीक है। अब यहाँ पे लिखा मैंने आज़ादी, इसका मतलब हम अब पूरी तरह से आज़ाद हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है ना। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, टोटल सोवरेन, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम टोटल सोवरेन। तो यहाँ टोटल सोवरेन का मतलब क्या है कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल पूरी तरह से आज़ाद हैं, ना तो कोई हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे सकता है और ना ही कोई हमारे बाहरी मामलों में दखल दे सकता है, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। इसका मतलब यही है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा था, मैंने अलग से लिखा भी है ये। समाजवादी, समाजवादी का मतलब क्या है यहाँ पर, 42वें संविधान संशोधन 1976 से ये शब्द हमारी प्रस्तावना में जुड़ा था। अब यहाँ पर समाजवादी या सोशलिस्ट का अर्थ क्या है, सवाल आता भी है कि भारत की प्रस्तावना भारत को क्या घोषित करती है, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान भारत को क्या घोषित करता है, समाजवादी। क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन सा शब्द पहले से मूल संविधान में नहीं था, तो समाजवादी नहीं था। समाजवाद का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब तो ये है, समाजवाद का मतलब जो हमारा चीनी या रशियन समाजवाद होता था, चीनी साम्यवाद या रूसी समाजवाद जो होता था, उसमें अति थी, उसमें जो थी ना अति थी, एक्सट्रीम था वो। उसमें यह था कि भाई जनता, आम जनता जो है, खेतीहर मजदूर हैं, किसान हैं, या जो मिलों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके अधिकारों पर ज़्यादा जोर दिया रहा है, या सरकार वहाँ पर डोमिनेट कर रही है, पूंजीवाद को या पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों पर तरह तरह के गैर ज़रूरी दबाव वहाँ पर डाले जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में समाजवाद का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे कि देश में गैर बराबरी ना हो। गैर बराबरी का मतलब असमानता ना हो, इनइक्वालिटी ना हो अमीर और गरीब के बीच में, किन्हीं दो या दो से ज़्यादा वर्गों के बीच में, जातियों के बीच में, क्लासेस के बीच में, क्षेत्रों के बीच में, राज्यों के बीच में, समझ रहे ना, उद्योगपतियों और आम आदमी के बीच में, जमींदारों और किसानों के बीच में, आम जनता और जो एलीट वर्ग है उसके बीच में एक जो एक गैर ज़रूरी असमानता जो है ना, भाई असमानता तो होगी, देखिए कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, लेकिन कोई इतना अमीर ना हो कि गरीब को वो खरीद ले, और कोई इतना गरीब ना हो कि वो खुद को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। यही है हमारा समाजवाद। हमारा जो समाजवाद है यही है कि हम जो है गैर बराबरी, असमानता की दीवारें हैं उनको कम करेंगे। उसी के लिए सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है ना। एक निश्चित आय से ऊपर के जो लोग हैं उन पर टैक्स लगाती है। उस टैक्स के पैसे को कहाँ खर्च करती है, उस टैक्स के पैसे को आम जनता के कल्याण के लिए खर्च करती है। आप देखें ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ना जाने स्वनिधि योजना, अभी विश्वकर्मा योजना, ना जाने कितनी सारी योजनाएं हैं, तो उनको भी आगे लेकर के चलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पूंजीपति लोग हैं या रिच लोग हैं उनको काम हमने नहीं करने देना ना। काम करो, आप कमाओ, खूब कमाओ, और कमाने के बाद सरकार को टैक्स दो, देश के विकास में, जनता के विकास में योगदान दो। सभी को छूट है यहाँ पर काम करने की, लेकिन शोषण करने की छूट किसी को नहीं है। ये है हमारा समाजवाद। सरकार को भी शोषण करने की छूट नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा समाजवाद है। अब इसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। ये जो हमारा समाजवाद है ना, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। और इस समाजवाद में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि वहाँ पर केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं, और प्राइवेट सेक्टर को भी छूट दे रखी है। छूट लूटने की छूट नहीं, या कुछ भी करने की छूट नहीं, तय नियम कानूनों के अकॉर्डिंग उन्हें छूट दे रखी है। इतनी छूट दे रखी है कि वो आसानी से अपना कारोबार कर सकें। इसी को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों काम करते हैं, बल्कि मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब ये पंथ निरपेक्ष को बहुत से लोग धर्म निरपेक्ष लिखते हैं, लेकिन प्रस्तावना में, संविधान में हमें कहा गया है पंथ निरपेक्ष। इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष या सेकुलर। तो पंथ निरपेक्ष या सेकुलर का मतलब ये है, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि भारत नास्तिक है, भारत सरकार नास्तिक है, या भारत की संसद या भारत का संविधान नास्तिक है। इसका मतलब ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भारत सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, भारतीय संविधान का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। जैसे बहुत से इस्लामिक देश हैं, उन्होंने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर रखा है। एक नेपाल एकमात्र देश होता था जिसने अपने आप को हिंदू देश घोषित कर रखा था, लेकिन अब उसने भी अपने आप को सेकुलर घोषित कर दिया। नए संविधान में उसने भी अपने आप को सेकुलर घोषित कर दिया। तो सेकुलर होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भारत सरकार के स्तर से किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं किया जाएगा, और ना ही किसी विशेष धर्म को लोगों के ऊपर थोपा जाएगा। यहाँ पर सेकुलर होने का मतलब है कि सर्वधर्म संभाव। जो अशोक की नीति थी ना, सम्राट अशोक की नीति या बादशाह अकबर की जो नीति थी कि सरकार जो है सभी धर्मों को समान बढ़ावा देगी, सरकार धार्मिक क्षेत्रों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी, ठीक है ना। लोगों के धार्मिक जीवन में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी, और सभी को अपनी धार्मिक परंपराओं को मानने की छूट है। भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार या भारत देश जो है वो नास्तिक। हम आस्तिक हैं, हमारी धर्म में आस्था है, लेकिन हम किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, हम सभी धर्मों को फलने फूलने का अवसर देंगे। ये है हमारा पंथ निरपेक्षवाद। तो ये मूल संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन के बाद आया, ठीक है ना। तो पंथ निरपेक्ष ये जो है हमारे देश का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और इसमें धर्म को राजनीति को अलग रखने की कोशिश की गई है ना। धर्म और राजनीति का हमने पृथक्करण किया है और सर्वधर्म संभाव को हमने बढ़ावा दिया है, ठीक है ना। तो हम भारत के लोग, मुझे तो ये रट गई है फ्लो में, इतनी बार मैंने पढ़ाया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। इसका ना अक्सर मैं देखता हूँ एग्जाम में आता है कि भाई इसका जो है आप सीक्वेंस मिलाइए, तो पहले क्या आता, उसके बाद क्या आता, उसके बाद क्या आता। तो लोकतंत्र तो आप समझते ही हैं, गणराज्य की अभी बात मैंने आपसे करी ली है ना, बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आप सवाल आता है कि संविधान में प्रस्ताव में कितने प्रकार के न्याय दिए गए, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। और फिर कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारी प्रस्तावना में दी गई हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यही देखें आप, मैंने लिखा ना फंडामेंटल राइट्स। आगे जाके जो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें आप स्पष्ट जो व्यवस्था की गई है जस्टिस की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और ये जो स्वतंत्रताएं हैं, है ना। पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, अब 6 हो गई हैं। तो आगे जाके मूल अधिकारों में इन्हीं चीज़ों को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और आप देखेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 और 3 जो हैं उसमें भी इन चीज़ों को लिखा गया है कि भारत, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत दैट इज इंडिया, है ना, राज्यों का एक संघ होगा। तो इन्हीं चीज़ों को आगे जा करके संविधान में उसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। आगे चलें। फिर उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हो गए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, मूल अधिकारों में है ये सब, है ना। इसको थोड़ा इधर ले आएंगे, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, है ना, और प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा। आप देखें ना आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, ये सभी तो यही तो कह रहे हैं। अभी आगे जब मूल अधिकार में पढ़ूंगा ना तो उसमें और इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप फंडामेंटल राइट्स में जाएंगे तो आर्टिकल 17 जो अस्पष्टता का अंत करता है, आर्टिकल 18 जो उपाधियों का अंत करता है, इसके अलावा आर्टिकल 19, 20, 21 जो तरह तरह की समानताओं की बात करते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16 जो तरह तरह की समानताओं की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें यहीं पर लिखी हुई हैं, आगे उनको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता शब्द था मूल संविधान में, ये जो चीज़ें हैं ना, और अखंडता ये 42वें संशोधन से जोड़ी गई। तो 42वें संशोधन से आप देखें एक समाजवादी शब्द जुड़ा है, एक पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा है, 2 शब्द ये जुड़े हैं और भी जुड़ा, और तीसरा और चौथा। एक बार सवाल आ गया था उसमें और भी है भाई, है ना, क्योंकि एकता के बाद जुड़ा है और अखंडता, ठीक है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये कौन से संविधान संशोधन जुड़े हैं, 42वें संविधान, ठीक है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, ये कहाँ से लिया, फ्रांस के संविधान से, ये फ्रांस के संविधान से लिया। बंधुता कहाँ से लिया है, फ्रांस के संविधान से। बढ़ाने के लिए दृढ़ संपर्क होकर आज दिनांक इतने इतने को 26 नवंबर 1949 को, इसमें 3 शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत क्या है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए ये दिन जो है हमारे लिए किसके रूप में हम मनाते हैं इसको, विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस पर सिग्नेचर किए थे संविधान पर। इसके कुछ जो हिस्से थे, जैसे अस्थायी संसद से जुड़े हुए हिस्से, राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके से संबंधित जो हिस्से थे, चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित जो हिस्से थे, वो उसी दिन लागू हो गए थे। बाकी सारा का सारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसको हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है ना। तो 26 नवंबर सन 1949 को सिग्नेचर हो गए थे, ठीक है। इसी की याद में हम इसे संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसमें कौन से 3 शब्द आ रहे हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 को 2006 विक्रमी सन भी दे रखी, इसका ध्यान रखना, 2006 विक्रमी संवत। अब आगे 42वें संशोधन से इसमें क्या जुड़ा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ओके। फिर बेरूबारी केस में क्या कहा गया, बेरूबारी बनाम भारत संघ केस 1960 में क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि देखो विवाद हुआ कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, ये विवाद चलने लगा।
प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है नहीं है। अगर ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो इसमें चेंज भी हो सकता है, और अगर ये संविधान का हिस्सा है तो इसके आधार पर कोर्ट में किसी चीज़ को चैलेंज भी किया जा सकता है। तो अब बेरुवारी केस जो था 1960 का, उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कुंजी या गाइड का काम भी करेगी। आप लोग जानते हैं ना, ये कहा गया कि अब भाई संविधान में अगर कोई बात स्पष्ट रूप से ना लिखी हो, संविधान में कोई बात स्पष्ट रूप से ना लिखी गई हो, कोई नया मसला सामने आ गया हो जिसके बारे में संविधान मौन हो, या संविधान में कोई बात ऐसी लिखी हुई है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोर्ट ये कहती है कि आप जो है प्रस्तावना में जाइए, प्रस्तावना में जाइए, प्रस्तावना में देखें कि उससे संबंधित मामले में प्रिम्बल या प्रस्तावना क्या कहती है। जो प्रस्तावना की भावना है वही संविधान की भावना है, जो प्रस्तावना की भावना है उसी के अनुसार आप निर्णय लीजिए। तो इसलिए कहा गया प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है या गाइड है या निर्देशिका है, ठीक है ना। अब सबसे पहले बेरुवारी केस में कहा गया कि प्रस्तावना क्या है, इंपॉर्टेंट है, कुंजी भी है, यानी कि संविधान के लिए गाइड भी है। भविष्य में भारतीय राजनीति, भारतीय संसद के लिए गाइड का काम भी करेगी, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। तो भाग नहीं है तो इसमें चेंज भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब चूंकि भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, ओके, संशोधन भी इसमें नहीं किया जा सकता। फिर केशवानंद केस आया, केशवानंद भारती केस, इसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे। 1973 का है, उसने कहा नहीं भाई जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। अब अंग है तो इसमें आप चेंज भी कर सकते हो। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जिस तरह से आप संविधान में संशोधन करते हो तो उसी 368 का प्रोसेस अपना करके आप संविधान की प्रस्तावना में भी चेंज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ये भी छोड़ गए यहाँ पर, क्या कि भाई देखो ये इंपॉर्टेंट भी है, संविधान का हिस्सा भी है, इसमें चेंज भी किया जा सकता है, और ये संविधान की कुंजी भी है, गाइड भी है, लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं होने का मतलब क्या है, वाद योग्य, न्याय योग्य नहीं कहेंगे, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य होने का मतलब क्या है कि इसके आधार पर आप कोई मामला कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि साहब प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है तो हमें ये दे दो, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। ठीक है, तो अब मसला ये है, अब फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें चेंज भी किया जा सकता है, ये कुंजी भी है, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसके आधार पर आप किसी चीज़ को लेकर के कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। अब मार्गदर्शक है साहब, जब भी दिक्कत हो, मैंने लिखा ना कब, जब भी दिक्कत हो तो आप इससे अपना डायरेक्शन ले सकते हैं। सुभाष कश्यप जी जो हैं ये संविधान विशेषज्ञ हैं, और ये अभी जो एक राष्ट्र एक चुनाव आयोग, एक चुनाव एक राष्ट्र वाली ना उस समिति के सदस्य भी हैं। 96 साल इनकी उम्र है, 96 साल उम्र है इनकी, ठीक है। तो सुभाष कश्यप जी ने कहा है कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना को महत्व मानते हुए कहा है कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और इसका महत्व क्या है, महत्व यह है कि प्रस्तावना जो है संविधान सभा के उद्देश्यों को बताती है। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव बनाता है ना, हमारे उद्देश्यों को बताती है ये। इसके अलावा संविधान बनाने वाले जो हैं उनकी भावनाओं का, उनके आदर्शों का, संविधान की भावनाओं का, संविधान के आदर्शों का ये संक्षिप्त में वर्णन करती है। यानी कि इन शॉर्ट बता देती है कि भाई हमारा संविधान क्या है, इसका बनाने का मकसद क्या है, संविधान बनाने वाले जो थे उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स क्या थी, उनका मकसद क्या था। ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है उसको बताती है। हमारा राष्ट्र किस प्रकार, भारत संघ है ना, उसको बताती है। और राजनीति क्या मतलब है, भारत संघ है, भारत जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। तो ये हमारी राजनीति को बताती है, राजनीति किस प्रकार की है। राजनीति का उद्देश्य क्या है, लोगों की भलाई करना, पूरी दुनिया के साथ कदम ताल मिला करके चलना और देश की भलाई करना, देश की जनता की भलाई करना, ये हमारी राजनीति का उद्देश्य भी है और ये स्वरूप भी है। इसके अलावा हमारे राष्ट्र का क्या स्वरूप है, राष्ट्र किस प्रकार का, हमारे प्रशासन का स्वरूप क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है। राबिया एक शब्द में बताओ तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर है वेलफेयर, हमारे प्रशासन का स्वरूप क्या है, कल्याणकारी, लोगों का भला करना, है ना। वो जो है ना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और G20 का लोगो क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। ये सब हमारे प्रशासन के, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के, हमारे संविधान के, हमारे नीति निर्देशक तत्वों के सबके उद्देश्य हैं ये, ठीक है ना। ठीक है, और ये जो है इन सभी को डिसाइड भी करती है, न केवल इनको बताती है बल्कि इनको सभी को डिसाइड भी करती है कि राजनीति किस तरह की होगी, प्रशासन किस तरह का होगा, देश किस तरह का होगा, ये सबको डिसाइड करती है। ठीक है, कुंजी भी है, निर्माताओं की भावनाओं आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन भी ये है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें और सुधार के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।